कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। हमारे विचार जिन रूपों को लेकर के आकार पाते हैं, जिन प्रयासों के माध्यम से समीचीन अथवा असमीचीन होते हैं, उन प्रयासों में सबसे ज़्यादा साधन क्या बनता? सिर्फ हमारा रहन सहन, वातावरण, आचरण अथवा भोजन। कई सारी चीज़ें हो सकती हैं जो विचारों के निर्माण में अपना सहयोग करती हैं। आज थोड़ा सा विषय थोड़ी समय को देख करके और मौसम को देख करके भी इस रूप में लाना चाहते हैं कि हमारे विचार जो हमारे कर्म बंध के लिए कारण बनते हैं, वो विचार किस प्रकार से बनते हैं, किस प्रक्रिया के तहत बनते हैं, कौन कौन से साधन उसमें सहयोग करते हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण साधन किस रूप में उसमें सहयोग करता है। ये तो पक्की बात है कि कोई भी वस्तु जिस पात्र में पहुंचती है, उस पात्र में पहुंच करके वैसा आकार ले लेती है। आकार लेना फिर भी सामान्य बात है, लेकिन संस्कार भी ले लेती। हींग की डिब्बी में कस्तूरी रखोगे, आकार भली हींग का रहे लेकिन संस्कार, आकार भली कस्तूरी का रहे लेकिन संस्कार तो हींग के आने के देर नहीं लगती। ठीक ऐसा ही जिस तन में रह करके वो मन अपने विचार उत्पन्न करता है, उस तन को संस्कार कौन से मिले और उस तन के संस्कार से मन को, विचारों को कैसे आकार देना आए। अब तन को संस्कार कैसे मिले वो तो पूर्व जीवन के अलग विषय है, लेकिन वर्तमान में कौन कौन सी चीजें हैं। तो जो चीजों को हमने बताया कि वातावरण भी है, आचरण भी है, उच्चारण भी है, भजन भी है, तो भोजन भी है। भोजन के माध्यम से भी विचारों को अलग अलग रूप में ले जाना मजबूरी बन जाती है, तो कई बार मजूरी भी की जा सकती है। मजूरी समझते? मजदूरी। भोजन के माध्यम से, हाँ, कितना भी व्यक्ति शांत बैठा हो, यदि उसको तीखी मिर्च खिला दी जाए, शांत बैठ सकता? क्यों? भोजन से क्या होता, मन तो अलग। ये साक्षात उदाहरण है। तीखी मिर्ची खिला दी जाए तो शांत व्यक्ति भी अशांत हो सकता, उद्वेलित हो सकता। और बहुत कितना भी क्रोधित क्यों ना हो रहा हो, एक गिलास ठंडा पानी पिला दो, उसके क्रोध के भावों में कमी अवश्य आती है। कितना भी कौतूहल से बचने वाला हो, लेकिन यदि वो नशे की चीज का सेवन कर ले तो क्या वो झूमेगा नहीं? भले ही लोग ये कहते हैं कि नशा शराब में होता तो झूम, हाँ, लेकिन नशा शराब में होकर के भी बोतल नाचे ना नाचे, लेकिन बोतल वाला तो नाचता, ये तो पक्की बात है। बोतल वाले को नाचते देख करके कभी ये जिस भी कवि ने पंक्ति लिखी हैं, ये क्यों नहीं कहा कि बोतल नहीं नाच पा रही क्योंकि उसमें नाचने की कला नहीं है, लेकिन जिसको नाचना आए, आंगन टेढ़े की बात भी आए, तो वो भी नाचने लग जाता है। ये शराब का ही कमाल होता है। तो भोजन का हमारे विचारों पर और विचारों का हमारे कर्मबंध पर जो प्रभाव पड़ता है, इस बात को जान करके अब भोजन कैसा होना चाहिए। भोजन तो सब करते, अच्छे से अच्छे बनाने का प्रयास करते, अच्छे से अच्छा बताने का प्रयास करते। अभी आपका विमानोत्सव पर भी भोजन हुआ सामूहिक रूप से। ज़्यादा कुछ बताने की और बनाने की आवश्यकता तो है नहीं, सब समझदार है। तो किस मौसम में किस प्रकार का भोजन, ये भी बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है।
कुछ एक संकेत हमने 3-4 दिन पहले दिए थे, वो संक्षिप्त में दिए थे। हमें लगा कि ये संक्षिप्त किसी प्रकार का इनके लिए भोजन का उपदेश, इनकी भोजन की शैली को बदलने के लिए कारण शायद बने ना बने, तो लगा कि आज पूरा इसी पर देखते हैं कैसा क्या होता है। भोजन सभी करते और ऋतुमान के हिसाब से यदि करना सीख जाएं तो अधिकांश बीमारियों से बचना तो उनको आसान हो जाए। बीमारियां तोहफों के रूप में नहीं आती, कई बार प्रयास के रूप में भी आती हैं। और दवाइयाँ भी मेडिकल स्टोर पर ही मिलती हैं ऐसा नहीं। आपकी सबसे बड़ी मेडिकल स्टोर तो आपका रसोई घर होता है, जहाँ पर आपकी 70% दवाइयाँ, 70% रोगों की दवाइयाँ आप घर में रखते हैं, बशर्ते कि उनका पहचान हो, उनका ज्ञान हो और उनका सेवन हो, तब जाकर के वो घर की मेडिकल स्टोर ज़्यादा कारगर हो पाएगी। अब जिनकी मेडिकल स्टोर हो तो आज के प्रवचन को देख करके उनको बुरा ना लगे, तो वो समझे महाराज जी 70% रोगों की दवाइयाँ घर में ही मिलने लग जाए तो हमारी दुकान पर कौन आएगा। चिंता मत करना। व्यक्ति यदि घर में दवाइयों का सेवन करना सीख जाए तो हमें लगता है बहुत दिन तक दवाइयों की भी आवश्यकता न पड़े और मेडिकल की भी आवश्यकता न पड़े। अब 6 ऋतुआं होती हैं, आपको सबको पता है। एक वर्ष में 6 ऋतु हैं, 3 काल आते हैं, वर्षा काल, ग्रीष्म काल और शीतकाल। 6 ऋतुएं हैं, एक एक काल में 2-2 ऋतुएं होती हैं और 2-2 महीने की एक ऋतु होती है। अभी चल रही है शरद ऋतु। क्वार और कार्तिक ये शरद ऋतु के माने जाते हैं। इसके पश्चात आएंगे अगहन और पौष, ये हेमंत ऋतु के माने जाते हैं। फिर उसके बाद आएगा अगन पौष, माघ और फागुन, वो शिशिर ऋतु के माने जाते हैं। और उसके पश्चात आती है बसंत ऋतु, जिसमें चैत और वैशाख ये बसंत ऋतु हैं। और ग्रीष्म ऋतु मानी जाती है ज्येष्ठ और आषाढ़ की। और फिर उसके पश्चात वर्षा ऋतु आती है सावन और भादों की, और कुंवर और कार्तिक तो बता ही दिया, शरद। इस प्रकार से 6 ऋतुएं हैं। अब इनके यदि अंग्रेजी महीनों के हिसाब से यदि समय निर्धारण करें तो इस शरद ऋतु का काल 15 सितंबर से 15 नवंबर के बीच तक होता है अनुमानतः। कुछ आगे पीछे 10-5 दिन का वेरिएशन भी संभव है। अब इस शरद ऋतु में हमें कौन सी प्रकार की जीवन शैली अपनानी है, कुछ एक तो हमने संकेत आपको 2-3-4 दिन पहले दिए थे। और ये संकेत इसीलिए भी देना आवश्यक है, कोई ये भी समझ सकता है कि ये तो भोजन पानी की चर्चा चल रही, ये भी समझ सकता है चौके चूल्हे की चर्चा चल रही। ये चौका चूल्हा और भोजन पानी की चर्चा नहीं है, यहाँ पर भी मोक्ष मार्ग की ही चर्चा चल रही है। क्योंकि मोक्ष मार्ग जितना मोक्ष मार्ग ही पर आधारित है, कुछ हद तक आपके रसोई घर पर भी आधारित है। और यदि मोक्ष मार्ग को सुरक्षित रखना है तो मोक्ष मार्ग के लिए जो पेट्रोल पंप आपका रसोई घर है उसकी भी सुरक्षा की चर्चा करना भी आवश्यक है। तब तो जाकर के मूलाचार में भी एषणा समिति और एषणा समिति के साथ साथ पिंड शुद्धि अधिकार एक अधिकार ही दिया है। अरे मूलाचार में तो आचरण की बात करनी चाहिए, भोजन की बात करने लग गए हो। जिनको भोजन पानी की और चौका चूल्हे की बात सुन करके लगता अरे ये तो पता नहीं कौन सी प्रवचन, आत्मा की बात तो हो ही नहीं रही है। अरे आत्मा तुम्हारे पास अनंत काल से है, आज तक तुम बात कर पाए क्या? लेकिन जिस तरीके से करनी चाहिए थी उस तरीके से नहीं चले तो अनंत काल और लगेगा, तुम बात नहीं कर पाओगे। आत्मा की बात करना बहुत आसान है, लेकिन आत्मा से बात करना बहुत कठिन है। और जो आत्मीयता के साथ इन आचरण के प्रयोगों को अपने जीवन में उतारता है, एक दिन उससे आत्मा भी बात करने के लिए तैयार अवश्य उपलब्ध हो जाती है। तो शरद ऋतु की बात चल रही है 15 सितंबर से लेकर के 15 नवंबर के बीच, ये 2 माह का शरद ऋतु का काल है। कौन बात कर रहा? शरद ऋतु का काल है। अब ये 2 माह में पित्त विकृत होता है। और पित्त विकृत क्यों होता है इसके पीछे कारण हमने बताया था, क्योंकि सावन और भादों जो वर्षा ऋतु था, उस वर्षा ऋतु में जठराग्नि मंद होती है
जठराग्नि मंद होने के पीछे भी कई कारण हैं। बाहर का वातावरण भी शीतल होता है और आपके रोम छिद्र के माध्यम से जो मॉइस्चर है उसको एब्जॉर्ब किया जाता है। लगातार पानी या आर्द्रता यदि प्रवेश करती है तो वो सबसे पहले जठराग्नि को मंद करती है। इसीलिए तो भोजन के शुरू में ज़्यादा पानी पी करके जठराग्नि बुझाना नहीं है तो जितना भोजन के बाद पानी पीने में दिक्कत है उतना ही भोजन की शुरुआत में पानी पीने में भी दिक्कत हो सकती है। पहले गर्मी से कितना भी हलाकान होकर के कोई बच्चा आए, पानी दो, प्यास लगी ऐसा कह भी रहा है, तो जो समझदार माँ होती, हाँ बैठ जा, थोड़ा सा जल्दी प्यास लगी, कैसे बैठ जा, थोड़ा रुक, पानी लाती हूँ, एक छोटी सी गुड़ की डेली दे दी, मुंह में रख। अब गुड़ की डेली मुंह में रखेगी तो थोड़ा सा उसका कंठ जो एकदम से वो सूख चुका है उसको थोड़ा सी नमी मिलेगी, और नमी मिलेगी तो वो जो गर्मी से आया हुआ है उसके ताप को जो शरीर सहन करना पड़ रहा है वो थोड़ा सा कम होगा, फिर जाके पानी दिया जाता है। ये मतलब समझदारी अच्छे घरों में, अनपढ़ घरों में भी होती थी, और आज पढ़े लिखे माएँ भी पढ़ी लिखी हैं, बच्चे तो और ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा बीमारी के ठिकाने इन्हीं के घरों में है। क्यों? तमाम विज्ञान तुमने सीख लिए और सिखा दिए होंगे, भोजन विज्ञान तुम्हारे घर में अभी शुरुआत को प्राप्त नहीं हुआ। और जब भोजन विज्ञान शुरुआत को प्राप्त नहीं हुआ तो बाकी सारे विज्ञान विनाश के लिए कारण तो बन सकते हैं, विकास के लिए नहीं। इसलिए भोजन विज्ञान को भी विज्ञान क्यों नहीं माना जाता, और मानते सिर्फ इतना, हाँ होम साइंस सीख लो, इसका नाम भोजन विज्ञान नहीं है कि आपने कुछ एक व्यंजन बनाना सीख लिया होम साइंस में, यदि आपने कुकिंग कोर्स कर लिया, ये भोजन विज्ञान है ही नहीं, ये तो उसका एक छोटा सा हिस्सा है। भोजन विज्ञान तो वो कि अन्न पान की संयोजना भी, मौसम ऋतु की संयोजना भी, और आपस में किस प्रकार के वार्तालाप के साथ वो भोजन ग्रहण किया जाए, किस प्रकार के भावों के साथ ग्रहण किया जाए, किस मौसम में कौन सा भोजन किया जाए, और किस प्रकार की व्यक्ति, युवा है, बाल है, वृद्ध है, प्रौढ़ है, रोगी है, निरोग है, किस प्रकार का भोजन दिया जाए, यदि ये ज्ञान नहीं है तो वो सब कुछ जो तुम इसके लिए कर रहे हो वो सब आपको चौपट करने के लिए किया जा रहा है। सुन रहे हैं आप लोग? भोजन विज्ञान बहुत महत्वपूर्ण विज्ञान है। ये तो देखा जाए तो कई दिनों तक इसकी चर्चा हो सकती है, लेकिन हम आज संक्षिप्त में आज पूरा प्रवचन इस पे सोचे हैं कि ऐसा हो जाए। कितना होगा वो तो आपके पुण्य पे डिपेंड है। तो ऋतु, शरद ऋतु की बात चल रही है। ये कुंवर और कार्तिक का महीना शरद ऋतु का महीना माना जाता है। इसमें पित्त विकृत होता है। हर ऋतु में वात, पित्त और कफ, इन तीनों के किसी ऋतु में संचय काल होते हैं, किसी ऋतु में प्रकोप काल होते हैं। तो अभी संचय काल था वात का, कौन सा? पित्त का, सावन और भादों। अब प्रकोप काल आ गया। पित्त का प्रकोप होता है कुंवर के महीने में। तब तो एलर्जी हो जाना, स्किन डिजीज हो जाना, पेट खराब हो जाना, वॉमिटिंग होना, जी मचलाना, खट्टी डकारें आना, ये तमाम तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और इसी समय सबसे ज़्यादा संजीदा होने की आवश्यकता है, व्यवस्थित जीवन शैली जीने की आवश्यकता है। कई लोग आए, बोले महाराज पता नहीं 3-4 दिन से क्या हो रहा है। अब चूंकि वो यहाँ से कहना अच्छा नहीं, क्या हो रहा है, क्या हो गया? कुछ नहीं महाराज जी, भोजन किया था उसके बाद से। एक लंबी लिस्ट तैयार हुई है ऐसी। क्यों हुई है वो तो आप लोग जानो, कहाँ विकृति हो गई, कहाँ दिक्कत हो गई, फूड पॉइजनिंग हुई, क्या हुई, अलग विषय है। लेकिन हुआ तो है कुछ ना कुछ। उसमें फूड पॉइजनिंग कितना कारण थी नहीं मालूम, लेकिन आपकी लापरवाही आपके जीवन शैली के प्रति भी कारण हो सकती है, ये भी एक हम समझ सकते हैं। तो जब पित्त विकृत होता है, पित्त अपने आप में एक एसिड है, और एसिड को यदि एसिड का संयोग और मिल जाए तो फिर और पावरफुल हो जाएगा। इसलिए अम्लीय पदार्थों से बचो। अम्ल समझते हैं? खट्टे पदार्थ। क्योंकि पित्त अपने आप में एसिड रूप में है। वात, पित्त और कफ, इन तीनों का यदि संतुलन है तब तो आप स्वस्थ हैं, और इनमें से कोई भी उद्रेक को प्राप्त हो गया तो फिर आप समझ लो।
फिर आपकी प्रकृति भी कैसी है? हर व्यक्ति की अपनी अपनी प्रकृति अलग टाइप की होती है। किसी की वात प्रकृति हो सकती, किसी की पित्त प्रकृति हो सकती, किसी की कफ प्रकृति हो सकती, किसी की वात और कफ मिक्स हो सकती, किसी की वात और पित्त मिक्स हो सकती, किसी की पित्त और कफ भी मिक्स हो सकती, और किसी की तीनों एक साथ उद्रेकित होती है। इसको सन्निपात बोलते हैं। ये तो महाभयंकर बाबा है। ये तीनों जिसके प्रकोपित हो जाएं उसकी चिकित्सा मुश्किल पड़ जाती है। दो हैं फिर भी संभाल सकते हैं, लेकिन तीनों विकृत हो जाए तो फिर गया, मुश्किल है उसको संभालना। एक को संभालते दूसरा बिगड़ जाता, दूसरे को संभालते पहला बिगड़ जाता, ऐसा। अब थोड़ा सा आपको अपनी प्रकृति पहचानने के कुछ उपाय हम बताना चाहते हैं। सुन रहे हैं आप लोग? आपकी प्रकृति कैसी है? आपकी निजी जिंदगी की बहुत संजीदा पहलुओं पर हम आज विचार करने बैठे हैं, और आज की बातों को बहुत गौर से, आपकी ही पर्सनल बात चल रही है ये मान के सुनना है इस बात को। अब आपकी प्रकृति कैसी है? कुछ एक प्रश्न हम आपके सामने रख रहे हैं, और इनका उत्तर खुद आपको ढूंढना है और अपनी प्रकृति को पहचानना है। आप आम तौर पर कैसे चलते हैं? फास्ट चलते हैं, धीरे चलते हैं, या कभी कैसे कुछ भी चलते हैं? यदि आपकी चाल एबनॉर्मल है, कभी बहुत फास्ट चल लेते हैं, कभी एकदम धीमे में चलते हैं, तो समझना आप वात प्रकृति के हैं, चंचल हैं आपकी चाल। ये वात प्रकृति चंचलायमान कराती है। आपकी बहुत बिल्कुल धीमी चाल है, कितना भी अर्जेंट काम हो लेकिन आप धीमे चलते हैं। शरीर भारी है इसलिए नहीं, एक सामान्य जो नेचर हम बता रहे हैं वो उसके माध्यम से। तो आप समझना आपकी कफ प्रकृति है। और पित्त प्रकृति है तो आप एक मध्यम चाल से चलते हैं। ठीक है, जैसा है तो ठीक है। ये चाल के माध्यम से पहचान सकते हैं। अब बाल के माध्यम से ही पहचान सकते हैं। आपके बाल रूखे हैं, पतले हैं, जल्दी झड़ने वाले हैं, तो पक्का है कि ये वात प्रकृति के चिन्ह हैं। और जल्दी सफ़ेद होने वाले हैं तो मध्यम, लेकिन जल्दी सफ़ेद होने वाले हैं तो समझना पित्त प्रकृति के संकेत हैं। ये मोटे मोटे अंदाज बता रहे हैं, एकदम से इनका कंफर्मेशन भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब चीज़ें एक साथ जब समझी जाती हैं तब जाके निर्णय लिया जाता है कि इस व्यक्ति की प्रकृति कैसी है। कब प्रकृति वाले के बाल मजबूत होंगे, काले होंगे, घने होंगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई।